हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग तुर्कों का आगमन जो है ये अगला टॉपिक है जिसके हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखने वाले हैं जो आपके यूपीपीएससी आरओ के लिए महत्वपूर्ण है और भी विभिन्न एग्जाम के लिए सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है। जो फैक्ट्स आपके परीक्षा में बनने के चांसेस हैं तो उन्हें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये ध्यान देना है आपको इसमें कि यहाँ से क्वेश्चन सीधा यही बनता है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला क्या कहते हैं कौन आया था अरब की तरफ से। तो ध्यान दीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम था जो आता है और ये 712 एडी में सिराज व मकरान होता हुआ बसंत ऋतु में जो देवल जो सिंध में पड़ता है यहाँ के बंदरगाह पर पहुँचता है और राजा ताहिर के भतीजे ने उसका सामना किया किंतु वह पराजित हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो है इसने एक देशद्रोही सरदार मुकाह की सहायता से सिंधु नदी को पार किया और जो राजा ताहिर था उस पर आक्रमण कर दिया। राउर के किले के समीप ताहिर ने डटकर उसका सामना किया किंतु वह वीरगति को प्राप्त हो जाता है लास्ट में। इसके पश्चात क्या होता है कि ये मुल्तान पर विजय प्राप्त कर लेता है। मुल्तान में मोहम्मद बिन कासिम को अपार संपत्ति है जो कि मिलती है और 715 एडी में खलीफा जो था सुलेमान, इसने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या है जो कि करवा दी थी। मोहम्मद बिन कासिम की देखिए मृत्यु से सिंध की विजय जो है अधूरी रह जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए महमूद गजनवी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो महमूद गजनवी की बात करें तो यह जो है सवानी साम्राज्य के एक तुर्क दास अधिकारी जो अलप्तगीन जो खुरासान का राज्यपाल था, मध्य एशिया के कुछ भागों पर अधिकार कर गजनी वंश की है जो कि नींव रखता है। ध्यान दीजिएगा, कौन रखता है? अलप्तगीन है जो कि रखता है। अलप्तगीन के बाद उसका जो पुत्र होता है अबू इमहाक और फिर दो दास है बिलकतगीन और पिराई उसके उत्तराधिकारी है जो कि बनते हैं। ठीक है, महमूद गजनवी के काल में ही आपका फिरदौसी होता है और फिरदौसी नहीं है जो कि शाहनामा की रचना की थी। ये चीज़ भी ध्यान दीजिएगा। महमूद गजनवी के दरबार में प्रसिद्ध विद्वान उतबी का निवास था। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। महमूद गजनवी जो है मुस्लिम विश्व का प्रथम वैधानिक सुल्तान है जो कि माना जाता है। महमूद गजनवी का जो है अंतिम आक्रमण 1027 से एडी में है जो कि जाटों के विरुद्ध होता है और उसमें वो बुरी तरह हार जाता है। महमूद गजनवी का देखिए भारत पर दूसरा आक्रमण जो है जयपाल पर 1001 ईस्वी में है जो कि किया जाता है। महमूद गजनवी जो है 998 ईस्वी में गजनी का शासक बनता है और महमूद को बगदाद के खलीफा से यामिन उद्दौला की उपाधि है जो कि प्राप्त होती है। महमूद गजनवी ने अपने सिक्कों के पृष्ठभाग पर कलिमा का संस्कृत भाष्यांतर जो अव्यमेकम अवतारा अंकित कराया था। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये संस्कृत में जो कलमा लिखवाता है ये अव्यमेकम अवतारम जो है ये महमूद गजनवी के सिक्कों पर था। 1203 ईस्वी में मोहम्मद गौरी वास्तविक रूप से गजनी और गौर का शासक है जो कि बन जाता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना। अब देखिए सुबुक्तगीन के बारे में देखें तो ये जो है देखिए सुबुक्तगीन जो है इस बल्ख खुरासान और अफगानिस्तान के अलावा भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को भी अपने अधिकार में है जो कि ले लेता है और उसका जो पुत्र होता है महमूद इसके राज्य रोहड़ के साथ ही है जो कि इस्लाम के इतिहास में एक नया अध्याय है जो कि शुरू हो जाता है। महमूद ने ही भारत पर 1000 से 1026 तक 17 बार है जो कि आक्रमण किया था और उसने इन आक्रमणों का उल्लेख जो है उसके आक्रमणों को जो उल्लेख वो कौन करते हैं तो हेनरी एलियट है जिसने किया था। अब देखिए मोहम्मद गौरी की बात करें तो मोहम्मद गौरी सिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी यह तो इसका पूरा नाम ये था और दूसरा नाम भी था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। यह गौर के शासक गियासुद्दीन का छोटा भाई था। 1173 में गजनी की गद्दी पर बैठता है और 1206 तक ये राज्य करता है, लेकिन फिर भी उनके सिक्कों पर अपने भाई का नाम यह है जो कि उत्कीर्ण कराता है और एक अधीनस्थ राजा के समान ही है जो कि व्यवहार करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर महमूद के जो है 17 आक्रमण जो महत्वपूर्ण देखिए 1005 में जो है मुल्तान के शासक अबुल फतह दाऊद को जो कि पराजित करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए नगरकोट में जो 1009 में ईस्वी में करता है। 1014 में जो थानेश्वर पर आक्रमण करता है ये महत्वपूर्ण है और 1021 ईस्वी में कालिंजर और ग्वालियर पर अधिकार कर लेता है। 1021 में ही 1021 ईस्वी में ही पंजाब पर पुनः आक्रमण करता है। 1022 से ईस्वी में ये कालिंजर पर पुनः आक्रमण फिर करता है। 1024 ईस्वी में सोमनाथ पर विजय प्राप्त कर लेता है और 1026-27 में मुल्तान के जाटों पर आक्रमण करता है। ठीक है, और मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण की बात करें तो मोहम्मद गौरी ने देखिए भारत पर पहली बार आक्रमण 1175 ईस्वी में है जो कि किया था। ठीक है, अब इसके बाद बात करें तो देखिए 1178 में गुजरात अहिलवाड़ को है जो कि ये अपने अंडर में कर लेता है, जिसमें भीमदेव द्वितीय से ये काफ़ी बुरी तरह पराजित हो जाता है, यानी ये हार जाता है। ठीक है, गुजरात को जो है 1178 ईस्वी में हमला तो करता है आपका मोहम्मद गौरी, लेकिन ये हार जाता है। गुजरात के शासक उस समय कौन थे तो मूलराज द्वितीय, ये तो कुछ लोग मानते हैं कि भीमदेव द्वितीय थे। इसके बाद देखिए पंजाब की बात करें तो ये पंजाब में जो है यानी पंजाब के पेशावर में कब्जा कर लेते हैं 1179 और 80 के आसपास। 1186 में लाहौर को है जो खुसरो मलिक ने है जो कि जीत लेता है। खुसरो मलिक
से जीत लेते हैं, ठीक है। कौन? मोहम्मद गौरी जीत लेते हैं खुसरो मलिक से। 1190 में संपूर्ण पंजाब को गौर साम्राज्य में जो कि शामिल कर लेते हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है पृथ्वीराज चौहान से। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, पृथ्वीराज चौहान जिसे हम राय पिथौरा भी कहते हैं, दिल्ली तथा अजमेर के शासक थे। इसने देखिए 2 लाख अश्वारोही और 3000 पैदल 3000 हाथियों सहित विशाल सेना का नेतृत्व करते हैं मोहम्मद गौरी के विरुद्ध चढ़ाई करते हैं और इसमें ये जीत जाते हैं। लेकिन इसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा शिथिल पड़ जाते हैं और अपनी जीत के जश्न में डूब जाते हैं और ये मोहम्मद गौरी को भी जिंदा छोड़ देते हैं, जिसके कारण से तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में होती है। और 1192 ईस्वी में जब होती है तो भारत पर ये अधिक मजबूती के साथ मोहम्मद गौरी आक्रमण करता है और इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान को मार दिया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान को सिरसुती सिरसा के समीप पकड़ लिया और संभवतः उसी समय या उसके कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। शीघ्र ही मुसलमानों ने बिना कठिनाई के सिरसुती, समाना, खुर्रम और हाँसी पर है जो कि अधिकार कर लेते हैं। इसके बाद देखिए 1191-92 के युद्ध में है जो कन्नौज के गढ़वाल वंश के जो राजा थे जयचंद, ये इनकी सहायता करते हैं। उसके बाद देखिए 1194 में इन्हीं के खिलाफ जो जयचंद जो मोहम्मद गौरी की सहायता करते हैं, इन्हीं दोनों में आपस में युद्ध हो जाता है। तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। इसमें जयचंद वीर गति को है जो कि प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, देखिए मोहम्मद गौरी को भारत का प्रथम आक्रमण जो है 1178 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य राज्य पर हुआ था और उस समय भीम द्वितीय के हाथों में शासन था। मोहम्मद गौरी 1179 में पेशावर पर अधिकार कर लेते हैं। 1206 में देखिए सिंधु नदी के दम्यक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय है करामतियों के गिरोह ने गौरी की हत्या कर दी थी। मोहम्मद गौरी के एक सिक्के पर एक तरफ बैल की आकृति थी और देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज है जो कि अंकित था, जबकि दूसरी तरफ घोड़े की आकृति थी और मोहम्मद बिन शाम था वहाँ पर। इससे कुछ सिक्कों पर अलक्ष्मी की आकृति यानी देहलीवाल की भी है जो कि जानकारी मिलती है मोहम्मद गौरी के सिक्कों में, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की बात करें आपके लिए महत्वपूर्ण, देखिए दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में आपका गुलाम वंश आता है, ठीक है। गुलाम वंश के बाद कौन सा आता है? तो खिलजी वंश आता है। खिलजी के बाद आपका कौन सा आता है? तो तुगलक वंश भी आपका इन्हीं के बाद आता है। उसके बाद आपका सैयद वंश भी संबंधित है। सैयद वंश के बाद आपका क्या कहते हैं लोधी वंश भी आता है। लोधी वंश को अंततः खत्म करके आपका जो मुगल काल है वो स्टार्ट होता है। देखिए गुलाम वंश की बात करें तो 1206 से 1290 के मध्य में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 में पड़ता है और इसे जो है इसका जन्म तुर्किस्तान में होता है और इसे मोहम्मद गौरी ने है जो कि खरीद लिया था, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ये जो है मोहम्मद गौरी की सेना के एक भाग का अधिकारी था तथा इसे अमीर ए आखूर यानी अस्तबल का अधिकारी भी है जो कि नियुक्त किया जाता है। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद उसे भारतीय विजयों का प्रबंधक है जो कि बना दिया जाता है। चूँकि मोहम्मद गौरी का कोई पुत्र नहीं था इसलिए लाहौर की जनता ने मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को शासन करने का निमंत्रण दिया। 24 जून 1206 में उसका औपचारिक रूप से सिंहासन में वो बैठते हैं। सिंहासन पर बैठते ही मोहम्मद गौरी के अन्य उत्तराधिकारी जो नासिरुद्दीन कुबाचा जो कि मुल्तान और उच्च का हाकिम था और ताजुद्दीन यल्दौज जो किरमान का गवर्नर था, इनके विद्रोहों का उसे सामना करना पड़ता है और इन विद्रोहों का ऐबक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर जो कि निपटारा करता है। इसने क्या किया कि जो यल्दौज की पुत्री थी उससे विवाह कर लेता है और कुबाचा से अपनी बहन तथा इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह है जो कि कर देता है। इस प्रकार कुबाचा और यल्दौज की ओर से विद्रोह का खतरा है जो कि समाप्त हो जाता है। पूर्व की ओर जो ऐबक ने अली मर्दान खिलजी को बंगाल के इख्तियारुद्दीन के विरुद्ध सहायता दी थी और अली मर्दान ने ऐबक के प्रतिनिधि के रूप में शासन करना शुरू कर दिया था। 1208 में देखिए क्या होता है, ऐबक ने जो है गौर के जो शासक थे गयासुद्दीन मोहम्मद से राजपद या छत्र या दरवेश के साथ एक मुक्ति पत्र है जो कि प्राप्त किया और स्वयं को स्वतंत्र सुल्तान है जो कि घोषित करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कला और साहित्य के संरक्षक भी थे। इनके समय में हसन निजामी तथा फक्र मुदब्बिर को इन्होंने अपने दरबार में है जो कि संरक्षण दिया था। मोहम्मद जो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इनकी उदारता और दानशीलता के कारण इन्हें लाख बख्श है जो कि कहा जाता है। और 1210 में लाहौर में चौगान जो है यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु है जो कि हो जाती है और इनके कार्य अधूरे हैं जो कि छूट जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद देखिए अब आराम शाह है जो कि शासन करता है और काफ़ी कम समय के लिए करता है, 1210 से 1211 के मध्य में। सिर्फ इनकी जो गुलाम वंश के हों, चाहे तुगलक वंश के हों, चाहे खिलजी वंश के हों या आपके और लोधी वंश का भी हो, इन सब में देखिए आपको ध्यान दें इनकी क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले देखिए आपका कुतुबुद्दीन ऐबक बनता है, इसको देखिए आराम शाह बनता है, फिर इल्तुतमिश जो कि बनता है, इसके बाद देखिए कौन बनता है,
तो इल्तुतमिश के बाद देखिए रुकनुद्दीन फिरोज बनता है, फिर रजिया सुल्तान बनती हैं। रजिया सुल्तान के बाद देखिए मुइज़ुद्दीन बहराम शाह है जो कि बनता है। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह, फिर आपका नसरुद्दीन महमूद बनता है, फिर आपका गैसुद्दीन बलवन है जो कि बनता है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसको देखिए अंतिम शासक की बात में कैकुबाद या शमसुद्दीन है जो कि शासन करता है। इसके बाद खिलजी वंश आता है। तो ये चीज़ आपकी इनकी क्रोनोलॉजी भी आपको ध्यान देना है। तो देखिए आराम शाह की बात करें तो आराम शाह एक कमज़ोर और अयोग्य शासक था और दिल्ली की जनता और कई प्रांतों में शक्तिशाली अध्यक्ष जो थे इन्होंने इनको मानने से इनकार कर दिया था। ठीक है, और इसी कारण से आराम शाह को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर गृहयुद्ध है, गृहयुद्ध का भय है जो कि उत्पन्न हो जाता है और निराकरण के उद्देश्य से जो बदायूं के सूबेदार हैं इल्तुतमिश को यहाँ पर निमंत्रण भेजा गया जिसे उसने स्वीकार कर लिया और दिल्ली के निकट जून नामक स्थान पर उसने आराम शाह को पराजित कर दिया। इसके बाद इन्हें पराजित करने के बाद इल्तुतमिश जो कि राजा बन जाता है। इल्तुतमिश के साथ इलबारी यानी शमसी वंश का शासन है जो कि आरंभ होता है। यह भी एक दास था और अपनी योग्यता के बल पर वह बदायूं का अध्यक्ष है जो कि बनता है और मोहम्मद गौरी के आदेश पर उसे दासता से मुक्ति और अमीर उल उमरा की उपाधि है जो कि मिलती है। इल्तुतमिश आराम शाह को पराजित करके शमसुद्दीन के नाम से सिंहासन पर बैठता है और सुल्तान बनते ही उसने कुतबी तथा मुइज्जी सरदारों के विद्रोह का दमन किया और इसने एक 40 गुलाम सरदारों के गुट बनाए जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है। और जो यलदौज था इसने 1214 में लाहौर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने इसे इल्तुतमिश जो था इसने तृतीय तराइन का युद्ध जो होता है उसमें पराजित कर देता है किसे, यलदौज को। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो 1215 के आसपास होता है। 1217 में इसने कुबाचा को पराजित किया और 1227 में उसे पुनः पूर्ण रूप से पराजित किया और कुबाचा को जो है कुबाचा की जो मृत्यु होती है सिंधु नदी में डूब कर है जो कि हो जाती है। अपने शासनकाल में इल्तुतमिश को बड़े संकट का सामना करना पड़ा और इसी के समय ही मंगोलों का आक्रमण होता है, लेकिन ये स्वयं को इससे बचा लेता है। ख्वारिज़म शाह का जो पुत्र था जलालुद्दीन मांगबरनी है, मंगोल नेता जो थे चंगेज़ खां के भय से भारत की ओर भागता है और इल्तुतमिश से सहायता मांगता है, लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज़ खां के युद्ध से उससे दुश्मनी मोड़ लेने से बचने के लिए यह जो है मांगबरनी को है जो कि संरक्षण देने से मना कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मृत्यु है, इसकी मृत्यु के बाद देखिए अली मर्दान ने अलाउद्दीन की उपाधि धारण कर स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उसके बाद देखिए उसका पुत्र जो था हिसाम उद दीन इवाज ये उत्तराधिकारी है जो कि बनता है। 1226 में इल्तुतमिश में क्या करता है, रणथंभौर को जीतता है। इसके बाद 1227 में परमाणु की राजधानी मंदसौर पर अधिकार कर लेता है। 1231 में ये ग्वालियर पर अधिकार करता है और 1233 में चंदेलों को विरुद्ध और 1234-35 की बात करें तो एक उज्जैन और भिलसा के विरुद्ध अभियानों को सफलतापूर्वक जीत लेता है। ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने उसकी जो पुत्री थी रजिया का नाम है जो कि सिक्कों पर अंकित कराया था। ग्वालियर विजय के बाद 1229 ईस्वी को बगदाद के जो खलीफत हैं ये इनके राजदूत जो है दिल्ली पर आते हैं और उसे मनाभिषेक पत्र यानी मंसूर है जो कि प्राप्त करते हैं। खलीफा ने उसे जो है सुल्तान आजम की उपाधि है जो कि देती है और ये खिलाफत प्राप्त होने के पश्चात इल्तुतमिश ने नासिर अमीर अल मोमिन की उपाधि धारण कर ली थी और इसका जो है अंतिम अभियान बामियान के विरुद्ध था, मगर मार्ग में ही वह बीमार हो जाता है और 29 अप्रैल 1236 में उसका देहांत है जो कि हो जाता है। ठीक है, औफी जो होते हैं, औफी ने इल्तुतमिश के शासनकाल में ही है जो कि जीवामी उल हिकायत की रचना की है। ठीक है, अलाउद्दीन की भांति मोहम्मद बिन तुगलक भी शासन में किसी वर्ग या व्यक्ति का हस्तक्षेप पसंद नहीं करता था। ठीक है, अलाउद्दीन यानी अलाउद्दीन खिलजी, यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अभी हम खिलजी वंश से देखेंगे तो ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है देखिए सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, बल्कि यह मलिक तथा सिपाही सलार की उपाधियाँ हैं जो मात्र इसने धारण की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर को बनाई थी। इल्तुतमिश जो था इसने ग्वालियर विजय के पश्चात अपनी पुत्री जो थी रजिया के नाम सिक्कों पर अंकित करा दिया था। इल्तुतमिश ही था जिसने इख्ता प्रथा है जो कि प्रारंभ की थी। अब देखिए रुकनुद्दीन फिरोज है जो कि थोड़ी देर के लिए बनता है। तो यह देखिए इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकार बनाया था, परंतु उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो बड़ा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज है जो कि गद्दी पर बैठाया गया। उसकी माता जो थी तुर्कान, वह मूलतः एक तुर्की दासी थी और रुकनुद्दीन फिरोज एक अयोग्य और विलासितापूर्ण जीवन जीने वाला आदमी था। इसकी शासन में क्या कहते हैं रुचि नहीं थी, तो इसके शासन जब ये राजा था तो इसका शासन का प्रमुख काम ये उसकी जो माँ थी शाह तुर्कान को दिया गया। उसके जो अत्याचार थे, जिससे अत्याचार और विद्रोह के कारण वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में थी और इसके समय साम्राज्य में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह और अशांति है जो कि
उत्पन्न हो जाती है। तो हांसी, बदायूं और लाहौर के जो अध्यक्ष होते हैं, इन्होंने रुकनुद्दीन की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया। सुल्तान व उसकी मां ने रजिया की हत्या करने का भी षड्यंत्र रचते हैं। इसके कारण से मुस्लिम सरदारों ने शाह तुर्कान की हत्या कर देते हैं और रुकनुद्दीन फिरोज को भी बंदी बना लिया जाता है। और इस प्रकार 6 व 7 महीने के बाद ही है जो कि रुकनुद्दीन फिरोज का शासन है जो कि समाप्त हो जाता है। अब रजिया सुल्तान बनती है। देखिए, रजिया जो है दिल्ली के अमीर तथा जनता के सहयोग से है जो कि सिंहासन पर बैठती हैं। और ये जो है अन्य तुर्क सरकार जैसे निजामुल ये बैठती हैं जब ना, तो इन्हीं के समय में देखिए जो निजामुल मुल्क जुनैदी थे, मलिक अलाउद्दीन जानी और मलिक सैफुद्दीन कूची और मलिक इजाउद्दीन कबीर खां, ये सब लोग जो हैं और रजिया के प्रबल विरोधी के जो कि बन जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को ये बात नहीं पचा पाते थे कि एक महिला जो है हम पर शासन करने वाली है। रजिया सुल्तान ने जो है अपने व्यवहार में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन किया। ये जो है पर्दा प्रथा को नहीं मानती थी और पुरुषों जैसी वेशभूषा यानी कुबा या कोट या कुलाह या टोपी है जो कि धारण करती थी। और ये घुड़सवारी, शिकार तथा सैन्य संचालन जैसे जो भी कार्य होते थे वीरतापूर्ण प्रकार से कार्य करती थी और अपने विरोधियों का अंत किया और शासन कार्यों में इन्होंने रुचि ली थी। इख्तियार एल्गोतीन जो था इसको अमीर हाजिब और जामुलुद्दीन याकूत जो अबिसीनिया की निग्रो जाति का था इसको अमीर आखूर, ये घुड़सवारों का प्रधान है जो कि होता था। ये ध्यान दीजिएगा, अमीर आखूर ये घुड़सवारों का प्रधान था। और मलिक हसन गोरी को प्रधान सेनापति है जो कि नियुक्त करता है। रजिया के शासनकाल में ही जो तुर्काने चहलगानी होते हैं ये इनके विरुद्ध जो है षड्यंत्र रचते हैं रजिया के खिलाफ। और 1239 में जो लाहौर मुल्तान के गवर्नर थे अयाज, ये भी विद्रोह कर देते हैं जिसे दबा दिया गया। मीर हाजिब एल्तकीन के नेतृत्व में अन्य तुर्क सरदारों ने रजिया के विरुद्ध जो षड्यंत्र रचते हैं और भटिंडा के जो गवर्नर थे अल्तुनिया से मिलकर विद्रोह कर दिया जाता है। 1240 में देखिए रजिया ने अल्तुनिया के विरुद्ध कूच किया। पूर्व योजना पहले से बनी हुई थी, इसके अनुसार एल्तगीन ने जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर दी। रजिया को भी यहाँ पर कैद कर लिया जाता है। रजिया ने अल्तुनिया से मिल जाना अच्छा समझा और उसके साथ विवाह भी कर लिया। इससे तुर्क सरदार और भी क्रोधित होते हैं और अल्तुनिया को तुरंत ही वध कर दिया जाता है। और जंगल में सोते हुए रजिया को भी कुछ डाकू है जो कि मार डालते हैं। यानी तुर्काने चहलगानी के नज़रों उन्हीं के इशारों पर रजिया सुल्तान को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए मुनिजुद्दीन बहराम शाह है जो कि बनता है और इन्होंने नया पद जो बनाया था नायब मुमालिकात, ये जो है सुल्तान की शक्ति को कम करने के लिए है जो कि पद है जो कि बनाया जाता है। बस इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए मसूद शाह की बात करें, देखिए रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र हुआ इल्तुतमिश का ये पौत्र था और उसके समय में तुर्क सरदार जो है सर्वोच्च बने रहे। और मसूद शाह के पास केवल सुल्तान की उपाधि बस है जो कि रह गई थी। 40 सरदारों में से बलवन को जो है अमीर हाजिब है जो कि नियुक्त किया जाता है और धीरे धीरे सारे शक्ति जो होती है बलवन के शासनकाल में पहुंच जाती है। मसूद शाह के समय में ही जो असली शक्ति देखिए बलवन के पास होती है और नसीरुद्दीन महमूद के समय में भी है जो कि असली शक्ति बलवन के पास ही होती है। यानी बलवन काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है। 1245 में जो मंगोल हैं एक बार फिर से भारत पर आक्रमण करते हैं और बलवन ने जो है मंगोल नेता मंगू के विरुद्ध सल्तनत की सेना का संचालन करके लाहौर, उच्छ और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। उसने 40 के सदस्यों का विश्वास भी है जो कि प्राप्त कर लेता है। नसरुद्दीन महमूद व उसकी मां से मिलकर अलाउद्दीन मसूद शाह के खिलाफ है जो कि षड्यंत्र रचता है। बताइए, मसूद शाह ने इसे मतलब क्या कहते हैं अमीर हाजिब नियुक्त किया, लेकिन यही नसरुद्दीन महमूद व उसकी मां के साथ मिलकर अलाउद्दीन मसूद शाह के विरुद्ध है जो कि षड्यंत्र रचता है। और 1246 को 4 वर्ष 1 माह और 1 दिन के शासन के पश्चात अलाउद्दीन मसूद को कैद कर लिया जाता है और नसरुद्दीन महमूद है जो कि शासन पर बैठ जाता है। अब इसके बाद देखिए ये जब बैठता है नसरुद्दीन महमूद जो है ये अमीर और तुर्क सरदारों की शक्ति का प्रभाव देख चुका था, अतः इसने राज्य की समस्त शक्ति बलवन को सौंप दी होती है, देख सकते हैं। और इसके शासनकाल में मिनहाजुद्दीन सिराज है जो कि मुख्य काजी के पद पर था और इनकी जो बुक थी तबकात नासिरी जो कि लिखी थी। और 1249 में बलवन ने अपनी पुत्र का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया था, यानी इनके दामाद बन गए ये। इसके बाद देखिए क्या कहते हैं 1249 में सुल्तान ने बलवन को जो है अपने ससुर जी को उलूग खां की उपाधि है जो कि देते हैं और बाद में उसे अमीर हाजिब भी है जो कि बना देते हैं। 1253 में देखिए बलवन को हटा दिया जाता है उस पद से और इन्हें जो है हांसी भेज दिया जाता है तथा मलिक मोहम्मद जुनैदी को वजीर, किसूल खां बलवन का भाई को नायब अमीर हाजिब है जो कि बना दिया जाता है। ठीक है, बलवन ने जो है तुर्क सरदारों का समर्थन प्राप्त किया और 1255 देखिए फिर से नायब मुमलिकात का पद है जो कि प्राप्त कर लेते हैं। संभवतः इसी समय बलवन ने सुल्तान से छत्र यानी सुल्तान के पद का प्रतीक प्रयोग की अनुमति प्राप्त कर ली। नसरुद्दीन महमूद के काल में बलवन ने ग्वालियर, रणथंभौर, मालवा,
चंदेरी राजपूतों का दमन करता है और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में लूट लूट वगैरह करता है। और प्रतिद्वंदी जो मुस्लिम सरदार होते हैं रहान आदि, इनकी शक्ति को ये कुचलता है। उसने जो है 1249 में मंगोल नेता जो हलाकू होता है इससे समझौता करके पंजाब में शांति स्थापित करता है। अब देखिए नसरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र नहीं था, तो इस कारण से इनकी मृत्यु हो जाने के बाद बलवन है जो कि इनका उत्तराधिकारी बन जाता है। इल्तुतमिश ने देखिए शमसी वंश का, इल्तुतमिश के साथ ही है जो कि शमसी वंश का अंत होता है। और जो नसीरुद्दीन होता है उसके जब वो मर जाता है तो उसी के साथ जो है शमसी वंश का अंत हो जाता है और बलवनी वंश का है जो कि अधिकार हो जाता है सल्तनत पर। बलवन जो है काफ़ी ज़्यादा योग्य और प्रभावशाली नेता था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन बलवन था। और उसे ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी नामक व्यक्ति जो है खरीद कर 1232-33 में दिल्ली लाता है। इल्तुतमिश ने ग्वालियर को जीतने के बाद बहाउद्दीन को है जो कि खरीद लेता है। ठीक है, इल्तुतमिश और रजिया के समय में अमीर आखूर यानी घुड़सवारी का जो प्रमुख होता था वो बनता है। और मसूद शाह के समय में ये अमीर हाजिब है जो कि ये बनता है और राज्य की संपूर्ण शक्ति का केंद्र है, जो कि यानी इसके पास अच्छा खासा अनुभव हो जाता है। ठीक है, शासन चलाने का। इल्तुतमिश के द्वारा जो तुर्कान चहलगानी बनाया गया था तो बलवन ने इसे समाप्त कर दिया और बंगाल के विद्रोही सरदार तुगरिल खां का है जो कि दमन करता है। बलवन ने देखिए तुगरिल खां को पकड़ने में मलिक मुकद्दर ने बहुत साहसिक और कठिन कार्य किया था। अतः बलवन ने क्या करता है तो मलिक मुकद्दर को जो है तुगरिल कुश यानी तुगरिल की हत्या करने वाले का उपाधि है जो कि देता है। और बलवन ने इमादुल मुल्क को दीवाने अर्ज नियुक्त किया। ठीक है, अब देखिए इसने अपने सैनिकों को नकद वेतन देना स्टार्ट कर दिया, पेंशन देकर मुक्त करने की नीति भी जो इसने अपनाई। और जो अयोग्य होते थे उन्हें पेंशन देकर बाहर इसने कर दिया। और इसने क्या कर तुर्की प्रभाव को कम करने के लिए सजदा और पायबोस नामक इसने काम शुरू किया। सजदा क्या है तो घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाना, और पाबोस में क्या होता था तो सुल्तान के पैरों को चूमना। और नवरोज उत्सव भी है जो इसने स्टार्ट किया था, जो कि फारसी परंपरा था, अनिवार्य कर दिया इसने। विद्रोहियों के प्रति उसने लाहो एवं रक्त की नीति है जो कि इसने अपनाई थी। और देखिए बलवन एक अत्यंत कुशल जासूस व्यवस्था का भी गठन जिसने किया था। इसने जो है देखिए राजत्व सिद्धांतों को भी मानता था। बलवन जो है राजत्व के दैवी सिद्धांत को मानता था, यानी इसमें क्या हो जाता था कि जो शासक होता था उसे भगवान के रूप में माना जाता है। देख सकते हैं वह राजा को पृथ्वी पर नियामत खुदा यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है जो कि मानता था। उसने जिल्ले इलाह ईश्वर का प्रतिबिंब की उपाधि है जो कि धारण कर ली थी। इसके सिक्कों पर खलीफा के नाम को अंकित कराया गया तथा उसके नाम से खुतबे भी है जो कि पढ़े गए। अब देखिए इल्तुतमिश ने शुद्ध है अरबी सिक्के हैं जो कि चलाए थे, और चांदी का टका तथा तांबे का सिक्का है जिसने इसने चलाया था। रजिया ने देखिए लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली में आम जनता से न्याय की याचना की, और यहाँ की जनता ने उसे गद्दी पर बैठाने का में भी योगदान दिया। नसरुद्दीन के शासनकाल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल है जो कि बनाया गया, जो कि बलवन का विरोधी था। इसका नेता कौन था तो इमादुद्दीन रिहान था। महमूद गजनवी की बात करूँ तो यह पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि है जो कि धारण की थी। यहाँ पर देखिए खिज्र खां या सैयद वंश से संबंधित है। इसको छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी तुर्की शासकों ने सुल्तान की उपाधि है जो कि धारण की थी। बलवन के अनुसार जो है सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। इंपॉर्टेंट है, कथन पूछा जा सकता है। बलवन ने जो है अपना जो शाहनामा है फिरदौसी की जो रचना है इसमें वर्णित जो अफरासियाब है इसको अपना वंशज बताया था। और उसके शासनकाल में उसने अपने शासनकाल को ईरानी आदर्श में है जो कि व्यवस्थित किया था। ठीक है, 1286 में देखिए मंगोलों ने बलवन के जो पुत्र था मोहम्मद की हत्या कर देते हैं। इसके कारण से सुल्तान काफ़ी ज़्यादा हताश हो जाता है और अपने अंत समय इसका जब निकट आता है तो उसने अपने पुत्र जो बुगरा खां है इसको निमंत्रण भेजता है, मगर अपने पिता के कठोर स्वभाव के कारण जो है बुगरा खां नहीं आता है, डरा रहता है। फलस्वरूप क्या होता है तो बलवन ने मोहम्मद के पुत्र जो होते थे खुसरो को अपना उत्तराधिकारी है जो कि नियुक्त करते हैं। और कुछ ही समय बाद 80 वर्ष की अवस्था में है जो कि इनकी मृत्यु हो जाती है 1286 में। इसके दरबार में अनेक कलाकार और विद्वान थे। फारसी के प्रसिद्ध कवि जो हैं आपके अमीर खुसरो और अमीर हसन उन्हीं के समय के थे। और ज्योतिषी और चिकित्सक मौलाना जो हैं हमीमुद्दीन मुतरिज और प्रसिद्ध मौलाना जो है बदरुद्दीन और मौलाना हिसाबुद्दीन हैं, ये सब बलवन के दरबार से संबंधित थे। कैकुबाद और शमसुद्दीन की बात करें देखिए बलवन के पौत्र थे। खुसरो को अपना उत्तराधिकारी बनाया जाता है, किंतु दिल्ली के जो कोतवाल होते हैं फखरुद्दीन ने कूटनीति से खुसरो को मुल्तान की सूबेदारी देकर बुगरा खां के 17 वर्षीय जो बेटे हैं कैकुबाद को है सुल्तान बना देते हैं। यह भी देखिए विलासितापूर्ण जीवन जीता था और शासन प्रबंधन के प्रति इसकी उदासीनता थी। इसके कारण से फखरुद्दीन के जो दामाद थे निजामुद्दीन ने अवसर का लाभ उठाकर सारी शक्ति अपने हाथों में समेट ली और कैकुबाद ने उससे छुटकारा पाने के लिए उसे जहर देकर मरवा दिया। कालांतर में होता क्या है तो जलालुद्दीन
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होते हैं, इसने उचित अवसर पाकर शमसुद्दीन का भी जो कि वध कर दिया और दिल्ली के तख्त पर स्वयं अधिकार करके खिलजी वंश को स्थापित कर देते हैं। अब देखिए खिलजी वंश आपका 1290 से 1320 तक चलेगा। तो इसे हम देखिए अगली वीडियो में कवर कर लेंगे अगले टॉपिक में। तो यहाँ तक देखिए आपका मैंने आपको अरब आक्रमण समझा दिया, उसके बाद गुलाम वंश को देख लिया है। बाकी आपको आगे की सीरीज भी इसी तरह मिलती रहेगी। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।